अस्सलामुअलैकुम दोस्तों 60 और 70 की दहाई से ईरान में शिया मसलक के रज़ा पहलवी की बादशाहत थी। उन्होंने अपने मुल्क में इस्लाहात का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया और इसे ज़ोर शोर से जारी रखा। इस प्रोग्राम के तहत ईरान में बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीनें लेकर गरीब किसानों को सस्ते दामों तकसीम की गईं। इसी प्रोग्राम के तहत हर ईरानी के लिए तालीम को मुफ्त और लाजमी करार दिया गया। ख़वातीन को पहली बार वोट डालने का हक दिया गया। सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन को जगह दी जाने लगी, यहाँ तक कि वो जज भी बन सकती थीं। एक तरफ तो रज़ा शाह बड़े बड़े ख़ानदानों और वडेरों की ताकत ख़त्म करके एक मिडिल क्लास पैदा कर रहे थे जो इनकी बादशाहत के साथ वफादार रहे, लेकिन दूसरी तरफ वो मुल्क को मॉडर्नाइज कर रहे थे। इसके तहत ईरान में सिनेमाज खुल रहे थे। ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनने की इजाज़त थी। दोस्तों 1960 और 70 की दहाई ईरान का वो दौर था जिसकी अगर आप तस्वीर देखें तो दंग रह जाएं कि क्या ये वही ईरान है जिसे आप आज जानते हैं। अब यूं था कि शाह ईरान का ये प्रोग्राम दो तबकों को नाराज़ कर रहा था। एक वो इस्लाम पसंद जो ईरान को एक मजहबी रियासत देखना चाहते थे, इस तबके को आयतुल्लाह खुमैनी लीड कर रहे थे। दूसरे वो कौम परस्त और कम्युनिस्ट थे जो समझते थे कि शाह की हुकूमत में करप्शन बहुत ज़्यादा है। ईरानी तेल की आमदनी से गरीब तबके के बजाय अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था और इसमें हकीकत भी थी। ये ईरानी कम्युनिस्ट रूसी इनकलाब से मुतासिर थे और अपने मुल्क ईरान में भी एक इनकलाब लाना चाहते थे। दूसरी तरफ शाह ईरान मॉडर्न और सेकुलर होने के बावजूद अपने सियासी मुखालफिन से बहुत सख्ती से पेश आते थे। ईरानी खुफिया एजेंसी सावाक शाह के मुखालफिन को अगवा करने, टार्चर करने और कत्ल करने के लिए बदनाम थी। वो लोगों को उठाकर ले जाते थे और फिर उनकी लाशें मिलती थीं। तो सावाक की कार्रवाइयाँ ज़बरदस्ती की मॉडर्नाइजेशन और अमीर गरीब तबके में बढ़ता हुआ फ़र्क शाह के ख़िलाफ़ अवामी जज्बात को भड़का रहा था। इन भड़के हुए जज्बात से इस्लाम पसंदों और कम्युनिस्टों की ताकत भी बढ़ने लगी। अब ये भी जहन में रहे कि 1975 का ये वक्त वो वक्त था जब दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थीं। वियतनाम से अमरीकी फ़ौज अभी अभी दुम दबा कर भाग चुकी थी। क्यूबा में भी अमरीका के ख़िलाफ़ इनकलाब कामयाब हो चुका था। अल्जीरिया में भी इनकलाब आ चुका था। तो इन कम्युनिस्टों, मार्क्सिस्टों और कौम परस्तों को लगता था कि अगर कोशिश की जाए तो वो भी ईरान में इनकलाब ला सकते हैं। जैसे बाकी जगहों पर अमेरिका के हामियों को शिकस्त हो चुकी है, वैसे ही वो भी अमरीकी इत्तेहादी रज़ा पहलवी को शिकस्त देकर एक नया ईरान खड़ा कर सकते हैं। इस गिरोह के एक मकबूल लीडर अली शरीयती थे। ये अपनी तहरीक को सुर्ख शियाइज़्म का नाम भी देते थे। तो दोस्तों ये दोनों लीडर आयतुल्लाह खुमैनी और अली शरीयती दो बड़े नाम थे जो ईरानी बादशाह रज़ा पहलवी के ख़िलाफ़ थे और इसके सिस्टम को नापसंद करते थे। लेकिन मैदान में सिर्फ ये दो ही नहीं थे, बल्कि इनके अलावा एक तीसरे लीडर भी थे जो इन दोनों के बीच में थे और बहुत मकबूल थे। ये इमाम मूसा सदर थे। ये आला तालीम याफ्ता और पर्सनैलिटी के हामिल थे। एक बार वो लेबनान गए और वहाँ शिया लोगों के उन्होंने बुरे मुआशी हालात देखे तो वहीं रुक गए। उन्होंने मकामी शिया लोगों के साथ मिलकर एक तंजीम कायम की और शिया आबादी के लिए फलाही इदारे बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उनका ये सारा मिशन एक सियासी मिशन था। वो मिडल ईस्ट और फिर दुनिया भर में शिया मसलक को सियासी तौर पर जगाना चाहते थे और मुत्तहिद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान का बादशाह शाह ईरान दुनिया भर में फैली शिया कम्युनिटी की सरपरस्ती करे। लेबनान में वो बहुत बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब करते थे और लोग वहाँ उनकी बात सुनने आते थे। उन लोगों के पास कलाशनकोफ़ें होती थी, वो फायरिंग भी करते थे और उनके इस्तकबाल के लिए घंटों खड़े रहते थे। अब जब वो उनके इस्तकबाल के लिए फायरिंग करते तो ये अक्सर उनके जवाब में कहा करते कि मेरे अल्फाज दुश्मनों के लिए गोलियों से कम नहीं, इसलिए फायरिंग बंद करो। दोस्तों मूसा सदर भी एक सेकुलर कौम परस्त लीडर थे। वो मसीहों से भी मेल जोल रखते थे, चर्च भी चले जाते थे, मसीहों से उनके हाथ की बनी चीज़ें लेकर खा भी लेते थे। हालांकि लेबनान में बाकी शिया आबादी ऐसा नहीं करती थी। दरअसल इमाम सदर आयतुल्लाह खुमैनी के बिल्कुल उल्ट थे। वो ईरान और शिया मसलक के लोगों को सियासी तौर पर एक ताकत बनाना चाहते थे, लेकिन सख्त मजहबी बुनियादों के बजाय कौम परस्तों की मंतकी बुनियादों पर यह सब करना चाहते थे। तो दोस्तों ये था इन अहम तरीन किरदारों का तारुफ। अब वाक़यात कुछ यूँ थे कि आयतुल्लाह खुमैनी 1964 से ईरान से जला वतन थे। वो मुख्तलिफ जगहों से होते हुए इराक़ के शहर नजफ़ में एक 2 मंजिला मिट्टी के मकान में खामोशी से ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। उनकी उम्र भी उस वक्त 70 साल से ऊपर हो चुकी थी, इसलिए हो सकता है कि उन्हें उस वक्त किसी बड़े इनकलाब की तवक्को ना हो। लेकिन फिर ऊपर तले ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने उन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा गेम चेंजर बना दिया। हुआ कुछ यूँ कि लेबनान जहाँ इमाम सदर मसरूफ़ अमल थे, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी महाजरीन ठहरे हुए थे।
ये लाखों की तादाद में थे और ये वो मुसलमान फ़लस्तीनी थे जिन्हें इसराइली कब्ज़े के बाद अपने घर बार छोड़कर उर्दन और लिबनान में पनाह लेना पड़ी। ये इन पर बहुत ही बुरे हालात थे और वो बड़े बुरे हालात में वहाँ कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन सब के दिलों में कसक थी कि वो दोबारा अपने वतन जाएंगे और अपने घरों में लौट सकेंगे। तो इन फ़लस्तीनियों ने गोरीला जंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये लाखों फ़लस्तीनी कैंप्स में रहते थे और इन्हीं कैंप्स के दरमियान उन्होंने छापा मार जंग के लिए गोरीला ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। लेबनान का शहर बैरूत और पूरा जनूबी लेबनान यानी वो इलाका जो इसराइल के साथ लगता था, वहाँ ये ट्रेनिंग होती थी। बैरूत स्मगल्ड असले और गोरीला जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों का गढ़ बन चुका था और इसी वजह से यहाँ दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने भी डेरे लगाए हुए थे। इस तंदूर में हर कोई अपनी अपनी रोटी लगाए चले जा रहा था। जिसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती या स्मगल असले की तो वो यहाँ आता था। यहाँ तक कि अगर जापान, जर्मनी और ईरान में भी किसी को जंग की तरबियत चाहिए होती थी तो वो यहाँ फ़लस्तीनी कैंप्स में आ जाता था और लिबनान में उसे बाकी चीज़ें भी मिल जाती थीं। और दोस्तों, यही वो जगह थी जहाँ फ़लस्तीनियों की पहली आज़ादी की तहरीक PLO की बुनियाद रखी गई थी। इस तंजीम को मशहूर फ़लस्तीनी लीडर यासिर अरफ़ात लीड कर रहे थे। यहाँ बेघर फ़लस्तीनी जंग की तरबियत लेते और अपने इलाके वापस लेने के लिए इसराइल पर हमले करते। इसराइल भी टैंकों और जहाज़ों के ज़रिए उर्दन और लेबनान में फ़लस्तीनी कैंपों पर चढ़ दौड़ता। ये जंग इसी तरह बरसों से जारी थी और बेगुनाह मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेबनान और उर्दन के इन इलाकों में जहाँ पर इसराइल हमला करता था, यहाँ पर सिर्फ फ़लस्तीनी नहीं थे। यहाँ पर 3 तबका आबाद थे। एक ईसाई तबका जो लेबनान में रहता था। ये इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एक कमज़ोर सा मुल्क था। दूसरे सुन्नी मसलक के लोग थे जो कि फ़लस्तीनी थे और सऊदी अरब, इराक़ और ख़ुसूसन मिस्र से इसराइल के ख़िलाफ़ उन्हें इमदाद मिलती थी। लेकिन तीसरा बहुत बड़ा तबका शिया मसलक से था। फितरी तौर पर इनकी पुश्त पर ईरान को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन ईरान के बादशाह रज़ा पहलवी तो इसराइल के दोस्त थे। 100 लाखों की तादाद में शिया आबादी कुदरती तौर पर आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ मदद तलब नज़रों से देखने लगी। अब दोस्तों, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसमें मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह, और वो भी मिडल ईस्ट से, अपनी क़यादत के लिए सऊदी अरब या मिस्र की तरफ नहीं बल्कि वो किसी और तरफ देखने लगा था। लेबनान की शिया आबादी से कुछ मकामी लीडर इराकी शहर नजफ़ गए और वहाँ उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी से मुलाकात की। उन्होंने 72 साला खुमैनी से मुतालबा किया कि वो ईरानी बादशाह रज़ा पहलवी पर दबाव डालें कि वो लेबनान की शिया कम्यूनिटी का इसराइल के ख़िलाफ़ साथ दें और इसराइल से राब्ते दोस्ती ख़त्म कर दें। इन लोगों के खुमैनी से राब्ते के बाद वो आयतुल्लाह खुमैनी जो गुमनामी के अंधेरों में गुम थे और शायद उसमें गुम रहते, वो सियासत और जदोजहद की मेन स्ट्रीम में आ गए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि शिया ही नहीं, फ़लस्तीन के सुन्नी लीडर्स ने भी उनसे राब्ते शुरू कर दिए। वो इसलिए कि फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा सरपरस्त मिस्र था। लेकिन 1977 में मिस्री सदर अनवर सादात मिस्र से उठे और इसराइल चले गए। यहाँ उन्होंने फ़लस्तीनियों को एतमाद में लिए बगैर बल्कि अरब दुनिया को भी एतमाद में लिए बगैर इसराइल से अमन मुज़ाकरात शुरू कर दिए। फ़लस्तीनियों, मिस्रियों और तमाम अरबों के लिए ये एक दिल दहला देने वाली बात थी। तो मिस्र में इस पॉलिसी की तब्दीली से फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी के लीडर यासिर अरफ़ात का दिल टूट गया। फ़लस्तीनी पहले ही बेघर बेसहारा थे। कई साल से वो ईरानी इनकलाबियों को, जिनमें मजहबी और कम्युनिस्ट दोनों थे, तरबियत तो दे ही रहे थे। तो इसी वजह से आयतुल्लाह खुमैनी से उनका कुछ न कुछ राब्ता था। अब इस राब्ते को उन्होंने बढ़ाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस राब्ते का मौका उन्हें एक अफसोसनाक इवेंट पर मिला। वो यूं कि ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी का एक बेटा मुस्तफ़ा, जो ईरानी खुफिया एजेंसी सावाक की कैद में था, चल बसा। ऐसा कहा जाता है कि ईरानी खुफिया एजेंसी ने उस पर तशद्दुद किया था। तो दोस्तों, इसी मौके को गनीमत जानते हुए यासिर अरफ़ात ने आयतुल्लाह के पास अफसोस का पैगाम भेजा और साथ में फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी की पुश्तपनाही की दरख्वास्त भी कर दी। आयतुल्लाह ने इस पैगाम का मस्बत जवाब दिया और यूँ फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी का आयतुल्लाह खुमैनी से ताल्लुक़ जुड़ गया। यूँ मिडल ईस्ट के अहले तशय्युअ और सुन्नियों का एक तबका आयतुल्लाह को बतौर मुस्लिम लीडर कबूल करने लगे थे। अब आयतुल्लाह खुमैनी ईरान से बाहर थे। इनसे मिडल ईस्ट के शिया भी राब्ते में थे और फ़लस्तीनी लाखों मुहाजिरीन भी इन्हें उम्मीद की किरण के तौर पर देखते थे। और यासिर अरफ़ात ने भी उनसे उम्मीद लगा ली थी कि वो उनकी कुछ मदद करेंगे। आयतुल्लाह तो ईरान में एक मजहबी शिया इनकलाब के लिए काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इमाम सदर भी शिया कम्युनिटी की मदद के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उनका काम सियासी बेदारी और NGOs टाइप ज़्यादा थे। उनकी एक मुसल्लह तंजीम भी थी जिसे फ़लस्तीनी ही तरबियत दिया करते थे, लेकिन वो ईरानी बादशाहत के ख़िलाफ़ नहीं, सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ तैयार की गई थी।
वो अपनी कोशिशों से सिर्फ ईरानी शाह को मजबूर करना चाहते थे कि वो अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करें। उनका कोई इरादा नहीं था कि वो ईरानी बादशाहत को ख़त्म करें और एक मजहबी रियासत या कम्युनिस्ट स्टेट कायम करें। कम्युनिस्ट रियासत दरअसल अली शरीयती और उन जैसे दूसरे चंद एक लोगों का ख्वाब था और मजहबी रियासत बनाने की प्लानिंग आयतुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। तो ये था वो सारा मंजरनामा जिसमें पूरे खित्ते की इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, जिसने आगे आने वाले 50-60 साल को हत्ता कि आज तक को मुतासिर करना था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।